7 लोग हरियाणा का किसानों का फैसला करेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर हरियाणा के अंदर सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए। फिर तो उन 7 को पूछना चाहिए भी तुम ही करो। और उन 7 के पास भी जमीन है कि नहीं, इसमें भी संशय है मुझे कि उनके नाम कृषि जमीन है या नहीं है। मेरे को इनमें भी डाउट है। अभय सिंह जी के इस्तीफे को किस नजरिए से देखती हैं, उसका क्या? देखिए, मैं ये मानता हूँ अभय सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया वो कोई किसान के दृष्टिगत नहीं है। अगर किसानों के मसले पे इस्तीफा दिया होता तो कभी भी इस्तीफे की कंडीशन नहीं रखी जाती, तिथि नहीं रखी जाती। जो ये मूवमेंट थी किसान की, जो सो कॉल्ड कांग्रेस बैक मूवमेंट चल रही है, गुमराह कर किया जा रहा है लोगों को किसान के नाम पे, क्योंकि इस जो ये काले कानून की बात करते हैं, जो बिल कृषि का है, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछता हूँ कि बिल तैयार किसने किया? जब ये बिल अध्यादेश के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस क्रेडिट ले रही थी कि आपने क्या किया, तो भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी ने बनाया। ये जब आप इनिशियल स्टेज पे देखे हैं, जो 5-6 दिन का जैसे ये इंट्रोडक्शन हुई कि अध्यादेश इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कांग्रेस की जो IT सेल थी उसने क्रेडिट लेने का काम किया कि किसी तरीके से इसको हम क्रेडिट लें कि ये तो हमारा तैयार किया हुआ है। और जब उनको क्रेडिट नहीं मिला तो उन्होंने बाउंस बैक शुरू कर दिया। बेसिकली कोई भी चीज है, मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, मुझे ये बताओ कि सरकारें लोग बनाते किस लिए? कानून के लिए। और अगर कोई चीज गलत बनती है तो उसमें अमेंडमेंट्स किसके लिए होते हैं? GST कानून बने, कितने अमेंडमेंट हुए? अरे जो चीज लागू नहीं हुई और उसके बारे में आप ऐसा मिथ प्रचार कर रहे हो, भाई कोई गलत होगी चीजें तो ठीक हो जाएगी। अमेंडमेंट्स क्या होती है? अमेंडमेंट्स होती है जो गलतियां उसको, त्रुटियों को ठीक करना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। और इन्होंने जो कहा कि मैं 27 तारीख को इस्तीफा दूं, तो वही 27 को क्या नई चीज होगी? किसान के साथ अगर आप कहते हो मैं खड़ा हूं, तो आपको उसी टाइम एट मोमेंट मारनी थी, या 27 तक आपको पढ़ने का समय मिला भी इसमें काला थोड़ा क्या मैं देखूं। अक्षर तो 27 से पहले भी उतने ही थे, अक्षर 27 के बाद भी उतने हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था कि जो इनकी जमीनें, पॉलिटिकली जमीन होती है ना, वो खिसक जाती है जब किसी एक पार्टी की, तो उसको रिवाइव होने के लिए कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करना पड़ता है कि मैं पीछे रह गया, मैं आगे कैसे हूं। तो ये इस्तीफा था, इससे प्रोपेगेंडा कि किसी तरीके से जो इनेलो की जमीन खिसक गई थी, इनेलो का पूरा हरियाणा के अंदर जो वर्चस्व खत्म हो गया था, उसको किसी तरीके से हम रिवाइव करें, तो उसके लिए इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। मैं यही सवाल इलाहाबाद की जनता से पूछता हूँ कि आपको उपचुनाव, ये इलाहाबाद में दूसरा उपचुनाव है मेरी जो समझ के अंदर है, पहले भी उपचुनाव रहा है। इलाहाबाद की जनता रिजर्व थी, हल्का रिजर्व था तो भी जनता तंग थी, और जब हल्का ओपन हुआ तो बहुत से कदावर लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा। लेकिन इलाहाबाद उस वक्त भी विपक्ष में था और आज भी विपक्ष में है। मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से इलाहाबाद की जनता को कि क्या इलाहाबाद की जनता ने विपक्ष में रहने का ठेका उठा रखा है, या उनकी कुंडली में लिखा है कि उनको भुगतना है? परमात्मा ने यही तय कर रखा है क्या कि हमने ये विपक्ष में बैठना? और जो डेवलपमेंट है, सारी जगह डेवलपमेंट है, क्या इलाहाबाद की जनता डेवलपमेंट नहीं चाहती? ये तो धक्के से कुछ लोगों ने, पूरा इलाहाबाद के अंदर सारी पंचायतें हैं, क्या सब लोग उपचुनाव चाहते थे? गांव में 10 लोग हैं जिनको ये लगता है कि तारीख 14 खत्म हो रही है, और वो 10 लोग इन्हीं से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के दिमाग में, जहन में ये है कि उपचुनाव आ गया, हम दोबारा जीतेंगे। इस बार ये इलाहाबाद की जनता शानी होगी। ये 15 साल पुराना इलाहाबाद नहीं रहा, नई पीढ़ी तैयार हुई है जिसने इलाहाबाद को किस रूप में देखना है, ये उन नौजवानों ने तय करना है। और अब इलाहाबाद की जनता सरकार के साथ जाएगी, क्योंकि इलाहाबाद ने अपना इलाका देखा है। आज करमशाला का बच्चा भी दिल्ली जाता है, करमशाला का बच्चा भी चंडीगढ़ जाता है, और वो जब देखता है और हल्कों में कितने हल्के क्रॉस करके जाता है, जब वो डेवलपमेंट देखता है तो उसको इलाहाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ये मलाल होता है कि हम इसलिए पीछे हैं कि हम पे पक्ष में। और मैं एक चीज और कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन हर एक इंसान को एक राइट दिया है। RTI लगाओ किस किस काल में इलाहाबाद में पैसा आया। माननीय मनोहर लाल जी की पोलार्ड फर्स्ट की जो गवर्नमेंट थी उसमें कितना आया,
उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, उसमें कितना आया, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। आरटीए लगाओ, उनका टाइम लगाओ, किस काल से किस काल तक, आप जनता के सामने इतना पैसा डेवलपमेंट का विधायक ना होने के बावजूद भी सरकार ने दिया है। और ना केवल इलाहाबाद, सिरसा के अंदर 5 सीटें भाजपा की नहीं है। आप सिरसा के अंदर देखो कितना पैसा है, 5 लोगों का। अन्य तो मैं ब्यौरा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है राजनीतिक के अंदर। अब उपचुनाव होगा, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई कह रहा है मैं तेरी रड़क काट दूंगा, कोई कहता है मैं तेरे को ये कर दूंगा। ये दौर चल रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप मसल पावर की बात छोड़ के आप कागज पे आओ, बताओ जनता को कि भाई जब हमारा टाइम था हमने इलाहाबाद में क्या किया। वोट तो इलाहाबाद के लोग देते हैं आपको, आप विधायक थे। उसके बाद आपका काल कांग्रेस का काल था, कांग्रेस ही बताए कि हमने इलाहाबाद में क्या किया। और भाजपा का तो काल चल रहा है लेकिन विधायक नहीं है, फिर भी आज सारी भाजपा की टीम बैठी है, हम बताएंगे हमने क्या काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद मौके पर परिस्थिति हम कुछ नहीं बन गई है, सरकार को उन्होंने बंधक बना दिया है। इन्होंने जो चंद लोग हैं, इनका नाम नहीं लेंगे, सरकारी तंत्र जो है कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ भी जाता है उनका विरोध होता है। तो ये पोजीशन कितने दिनों चलेगी? और देखिए इसको दूर करने के लिए हम मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ इसी बात में। मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमें तो किसी ने बंधक नहीं बनाया, हमारी सारी टीम बैठी है, काम कर रही है। आपको नहीं बनाया लेकिन मुख्यमंत्री अधिकारी को नहीं उतरने दे रहे। देखिए वो उस टाइम क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात थे। अब मुख्यमंत्री जी सिरसा आएंगे तो क्या ऐसी परिस्थिति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सिरसा के अंदर मंत्री हैं, वो भी घूम रहे हैं, ऐसे हालात हैं। एमएलए 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए घूम रहे हैं। ये सिर्फ क्या चीज है? हाँ, कई इश्यूज होते हैं जिन इश्यूज को हम गहराई में देखें। मैं मानता हूं जो ये इशू है ये टोटली एक प्रोपेगेंडा बाय प्रॉपर पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी। कहीं पे तो वो कांग्रेस लगी हुई है और कहीं पे कांग्रेस की बी टीम जो है इनेलो वो लगी हुई है। ये श्वेत पत्र मांगते हैं, भाजपा सरकार माने मनोहर राज्य का, इनको बोल तुम अपना श्वेत पत्र दे दो। कांग्रेस को कहता हूं तुम अपना लाओ, तुमने किसानों को क्या दिया और इस सरकार किसानों को कितना पैसा दे रही है आप बताओ। देखिए कोई भी सरकार है वो नीतियों पे चलती है, पॉलिसी प्रोग्राम्स पे। सरकार कभी चलते चलते जबानी आदेशों पे नहीं चलते। सरकार का एक तरीका होता है, उसकी एक रूल बुक होती है, उस अकॉर्डिंगली उसने किस वर्ग को कैसे सामान देना है, कृषि में क्या करना है, इंडस्ट्री में क्या करना है, रोड्स के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए नीति निर्धारित होती है। ऐसा नहीं होता कि सरकार चल रही है वो कह रही है काम, उनको कोई फैसला लेना है वो पूरे हरियाणा पे लागू होता है। कृषि के अंदर जितने बदलाव, जो त्रुटियां थी, जहां त्रुटियां थी, वो तमाम बदलावों को ठीक करके और आज किसान के खाते में पैसा आ रहा है। आप सब लोग देहात से बिलोंग करते हो, मैं खेती करता हूँ खुद। आज सरसों का क्या भाव है? 5,500 के आसपास। ठीक, ये किस लिए है? क्या ये भाव कांग्रेस ने दिया, इनेलो ने दिया, किसने दिया? ये भाव सरकार की नीतियों पे। जब सरकार ने पाम ऑयल पे रोक लगाई तो सरसों बढ़ गई। कौन लोग थे जो पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए छूट देते थे? कांग्रेस के लोग, क्योंकि केंद्र के फैसले से इंपोर्ट रुकता है, स्टेट के फैसले से इंपोर्ट नहीं रुकता। स्टेट का फैसला स्टेट की बाउंड्री में होता है। एमएसपी का फैसला स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ये कोई चीज को परचेज करे वो राइट है। मान लो आज हम कह दें कि हम फलानी चीज परचेज करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन जब फसलें खरीदी जाती है तो उसमें सेंट्रल पूल और स्टेट पूल के हिसाब से फसलें खरीदी जाती है और सेंटर निर्धारित करती है कि हमने कितनी फसल किस तादाद में, किस क्वांटिटी में और किस रेट पे ली। एक चीज पे रोक लगी, भाव बढ़ गए। दालों के में आप बैठे हो पत्रकार, दालें महंगी हो। अब हमारी जो दालें वो इंपोर्ट होती है। हमारा जो लोकल जो अब से पहले परचेज थी, जितना हमारा प्रोडक्शन था, कांग्रेस के राज में तो 10% प्रोक्योरमेंट थी। 90% हमारी दालें जो किसान पैदा करता था वो मार्केट में ली नहीं जाती थी। इस सरकार ने आके उस पूरी 90% को सिक्योर कैसे करना है, उस पर भी इंपोर्ट पे रोक लगेगी तो यहां दालें महंगी होंगी।
चने का भाव महंगा होगा, मूंग महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी। अच्छा, जब महंगी होगी, एमएसपी बढ़ेगी, तो फायदा किसका होगा? मूंग पैदा करने वाले का। मूंग पैदा कौन करता है? इंडस्ट्रीज तो नहीं करता। मतलब लेकिन अभी आप महंगाई को जायज ठहरा रहे हो कि इस महंगाई से लोगों का फायदा डॉक्टर होगा। जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, चीज बात के अंदर से बात निकालना ठीक नहीं है। किसान को क्या रेट ना मिले? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज सरसों 5300-5400 है, क्या किसान को 5300-5400 नहीं मिला? मतलब जो ये तेल महंगा हुआ है, ये इस रेट की वजह से हुआ मैं है। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, हम पैदा करने वाले लोग हैं, क्या हमारा राइट नहीं है कि हमारी महंगी बिके? नहीं, ये तो देखो सरसों की जो खरीद है ये तो अब हो रही है, लेकिन ये रेट तो पहले ही 140 हो गया था सरसों के तेल का। तो हाँ, तो 140 अगर हो गया है तो सरकार उसको देखेगी जी। अब जो चीजें आ रही मतलब मैं ये कह रहा हूँ नेताजी, नेताजी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो महंगाई जो बढ़ रही है, चाहे तेल के रेट है, चाहे गैस के रेट है, चाहे किसी चीज के रेट है, ये इसका किसान को मतलब फायदा हो रहा है। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, मैं बिल पे बात कर रहा हूँ, ये अगर किसान का राइट है, अगर किसान चाहता है उसकी फसल महंगी बिके, तो हम राइट है हमारा। मैं खेती करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा नरमा तो है ना 9000 बिकना चाहिए। अगर मेरा नरमा 9000 बिकता है, मैं कमोडिटी तो मैं भी खरीदता हूँ ना, खरीदार तो मैं भी हूँ। सबसे महंगी कंपनी कौन सी है ऑटोमोबाइल में? टोयोटा। टोयोटा की कार भी आती है, एसयूवी भी आती है और लैंड क्रूजर भी आती है। उस कंपनी में आप जाके ये पूछो बेटा कि सबसे ज्यादा टोयोटा कौन खरीदता है, तो आपको उसके वो लिस्ट देंगे ना, तो किसान खरीद रहा है और गांव के एड्रेस पे बिकती है। इसका मतलब हम अगर पैदा करते हैं तो हम भी लग्जरी लेते हैं ना। अगर मैं किसी चीज को पैदा करता हूँ तो मेरा राइट नहीं है लग्जरी लेने का। आज हमारे गांव के अंदर कोठियां हैं, कोई साल लाभ है घर की पीढ़ी था। ठीक है, तो मेहनती लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं तो हमारा राइट है। तो किसान अब बात क्या है नेताजी की, एमएसपी की वजह होंगे तब यहाँ अगर एमएसपी खत्म होगी, यूपी बिहार के अंदर कोई जगह मंडियां कोई नहीं, और 18 मंडी खत्म कर रही है सरकार, वो प्रोग्राम चालू। देखिए सरकार ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम मंडी खत्म कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने निकाला, लेकिन जो उसके क्रियाकलाप है ना, जैसे आप किसानों के खातों में सीधा पैसा दे रहे हो, आरटीओ को कह दिया कि आपको कमीशन नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की ये बात है, ये तो मंडी खत्म करने वाली ही होगी। देखिए एक बात सुनो, हम अपने दिमाग से कोई चीज सोच रहे हैं, कोई जरूरी तो नहीं कि सरकार भी वही सोच रही हो। आज जिन लोगों के वहम ये इस चीज का है कि एमएसपी अगली बारी नहीं मिलेगी, मैं आपको पॉलिटिकली बात करता हूँ कि लोग वोट देते हैं कि भाई इसलिए कि हम सिक्योर रहें। अभी शेष 3 साल पड़े हैं, 3 साल में 6 फसलें हैं। अगर 6 फसलों का एमएसपी मिलता है तो क्या किसानों का दिल नहीं टिकेगा इस सरकार को हम रिपीट करें? इससे पहले मोदी जी से पहले किसकी सरकार थी? उनकी कभी जवाबदेही थी किसानों के प्रति? आज तक कांग्रेस ने किसानों को सिक्योर किया है क्या? उसने ये कहा है कि तुम चिंता मत करो। राहुल गांधी ने सूरतगढ़ में रैली में कहा था 10 दिन में कर्जे माफ कर दिए न। अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब हाथ में लेके आपके सामने कहा, पत्रकार हो, कोई सवाल है वहाँ? गुटखा साहब से बड़ी कोई चीज है? सबसे बड़ी मैं एक चीज और है आपके माध्यम सबसे से, बड़ी चीज ये है कि जब भी ये आम देखा जाता है कि जब भी किसी नेता से सवाल किया जाता है, बीजेपी के नेता से अक्सर, तो बीच में कांग्रेस जरूर आती है। ऐसी है जी। एक बात बताऊं ना, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे लोक दल है, कांग्रेस है, अकाली दल है, हम हमारे से आप सवाल इसलिए करते हो, हम राजनीतिक दल है नहीं, आप पार्टी में हो, आप सत्ता में हो, इसलिए करते हैं, इसीलिए करते हाँ हो। जी। तो हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि वो जो पार्टियां थी हमारे से पहले सत्ता में, आज तक उन्होंने कुछ किया क्या? मैं तो दावे से कहता हूँ कि हमने सरसों 5300 कर दी, हमारी सरकार की नीतियों ने 5300 कर दी। मैं दावे से कहता हूँ वो अपनी नीति बताएगी, उनकी नीतियों ने क्या किया वो तो वो बताएंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना। भी देखो कोई चीज है, मैं आज दावा करता हूँ कि हमने 5300 रुपये सरसों कर दिया, एमएसपी से भी 500 रुपये ऊपर। पेट्रोल भी 100 रुपये हो गए। देखिए एक बात, पेट्रोल की भी कोई सरकार व्यवस्था करेगी किसान को किस तरीके से गैस सिलेंडर 100 रुपये हो गया जी। एजेंसी लगा के नहीं करते हैं, उधार भी करते हैं। एक बात सुनो, अपा एक बात करते हैं, आज गांव में कोई कच्ची गली बताओ? नहीं, घड़ी कच्ची नहीं है। भी जो आप किसान की तो एमएसपी की बात कर रहे हो 5600 रुपये हो गए, जो किसान नहीं है हाँ। उसकी तो छुट्टी हो रही है ना।
मैं एक बात सुनो, शोर किसानों ने मचा रखा है, एक बात सुनो, और वो शोर मचा रखा है। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछता हूँ, जो भी किसान लीडर है उनको को 2 मिनट बैठ के ये बताओ इसमें अच्छा और बुरा क्या है। परसेप्शंस है, लड़ाई परसेप्शंस की चल रही है। नहीं देखो बात है भांगा तो एक तो भलो गयो और फिर भी मानने को लग गया मारो तो सत्यानाश समझ लग गया। सरकार सुनो, सरकार ने अभी सिस्टम मैं बताता हूँ, हर चीज पे गवर्नमेंट बड़ी संजीदगी है। एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर जितने सेक्टर्स हैं उनके बारे में सरकार सोच रही है और अच्छा काम है। ठीक है। एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे कि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, अगर सरकार एमएसपी की गारंटी कर देती है तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत होती है? देखिए, वार्तालाप सरकार ने कहा है कि हम किसानों से बात करने के तैयार हैं। वो आए तो सही, वो क्यों नहीं, मेरी बात क्यों नहीं बैठ रहे? आपके मेरे और हम किसानों के, मैं मान लो 15 गांव के किसान ले जाता हूँ। सवाल ये है कि जो किसान की उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, 40 लोग जत्थे, 50 जत्थे, उनको सरकार निमंत्रण दे रही है कि आप आओ, बैठो, अपनी चीज रखो। अनेक दौर की बात है लेकिन विफल रही। सरकार ने कई दौर की बातचीत रखी, जिस चीज पे सरकार एग्री होती है अगले दिन वो पलट जाते हैं। लेकिन हार के फिर की बात तो कभी नहीं हार के उन्होंने कह दिया कि इसको आप बिल रद्द कर दो। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। कल वो कह देंगे जी आप ये सरकार ही बंद कर दो चलानी। नहीं, लेकिन एमएसपी की बात है तो एमएसपी गारंटी की बात कहीं भी नहीं हुई। जब भी हुई मेरी बात सुनो, ना तो वार्तालाप में आप थे, ना मैं। जिस दौर में हमें ये ब्रीफ किया गया, जिस दौर की बातचीत थी, हर पहलू पे उनके डिस्कशन हुई है। उनमें एक पहलू ये भी था, जब इस पहलू पे तैयार हुए तो उन्होंने फिर पैंतरा बदल दिया। मतलब वो बात पे नहीं आना चाहते, जो किसान की जत्थेबंदी है वो इस बात पे नहीं आना चाहती थी। मैं यही सवाल ओपन जत्थेबंदियों से कि हम किसान के सामने करता हूँ कि हमें इन जत्थेबंदियों के चक्कर से बाहर आना चाहिए और हमें अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से फैसला लेना चाहिए। क्या मात्र 40 लोग ही हरियाणा का फैसला करेंगे? और उन 40 में भी हरियाणा के कितने हैं? 6 या 7 लोग हरियाणा का किसानों का फैसला करेंगे। तो मैं समझता हूँ फिर हरियाणा के अंदर सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए। फिर तो उन 7 को पूछना चाहिए भी तुम ही करो। और उन 7 के पास भी जमीन है कि नहीं है, इस पे भी संशय है मुझे कि उनके नाम कृषि जमीन है या नहीं है। मेरे को इनमें भी डाउट है। ठीक है जी, धन्यवाद।